अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स कैसे होती हैं। हम ये भी देखेंगे कि एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो फंक्शन कैसे करता है। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगी है। तो आप तैयार हैं इस क्लास के लिए? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम एपलेट ट्रिब्यूनल को डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, ये एपलेट ट्रिब्यूनल जो है ये वर्ड कहां से निकला। तो सबसे पहले देखें, इसके दो वर्ड्स हैं। एक पहला वर्ड है एपलेट, ठीक है, और दूसरा जो वर्ड है वो है ट्राइब्यूनल। तो एपलेट जो वर्ड है ये बेसिकली ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है, जिसको कहते हैं एपलेटस। ये इधर से निकला, जिसका मतलब होता है अपील्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। एक्यूज्ड कौन होता है? जिसने क्राइम किया होता है, जो एक्यूज होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जब आप अपील करते हैं तो हम उसको कहते हैं एपलेटस, और जिसके लिए हम वर्ड यूज करें इंग्लिश में एपलेट। बेसिकली अपील हो रही है एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट। दूसरा वर्ड है ट्राइब्यूनल। जो ट्राइब्यूनल वर्ड है इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, मींस अदालत, जहां पे इंसाफ फराम किया जाता है। उस कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम ट्राइब्यूनल कहेंगे, या बेंच जहां पे जजेस बैठते हैं, ठीक है, वो ट्राइब्यूनल है, ठीक है। तो एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होगा? बेसिकली एपलेट ट्रिब्यूनल क्या है? एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ है, जहां पर किसी पे कोई भी इल्जाम है, उस इल्जाम की कोई भी बंदा एक्यूज्ड है, वो बंदा वहां पर क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? अपील। तो सिंपल हो गया कि एपलेट ट्रिब्यूनल एक अदालत है जहां पर आप अपील दायर करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, वो जिस अदालत के अंदर हम अपनी अपील दायर करते हैं, वो कौन सी अदालत होती है? एपलेट ट्रिब्यूनल। इसका मतलब ये है एपलेट ट्रिब्यूनल एक टैक्स के मैटर से रिलेटेड जो भी हमारे पास इश्यूज होते हैं, वो हम जिस कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपनी अपील दायर करते हैं कि जी आप कहते हैं जी मेरे पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए, तो फिर आपने जो अपील दायर करनी है, जो अदालत है, वो कौन सी है? एपलेट ट्रिब्यूनल। बात समझ आ गई? यहां तक आपको सिनेरियो समझ आ गया? दूसरी बात, अब एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसा इदारा है जो कि जिसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। किसके तहत स्टैब्लिश किया गया है? फेडरल गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक इसको स्टैब्लिश किया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है एपलेट ट्रिब्यूनल की? कहता है एपलेट ट्रिब्यूनल मींस द एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। अच्छा, इसका हाली नाम एपलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है? एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। इसको शॉर्ट में ATIR भी कहते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। उनका यह कहना है कि एपलेट ट्रिब्यूनल का मतलब यह है एपलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू। दूसरी बात, एपलेट ट्रिब्यूनल स्टैब्लिश कब हुआ और कैसे स्टैब्लिश किया गया? कहता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इसको कौन बनाने वाला है? स्टैब्लिश करने वाला कौन है एपलेट ट्रिब्यूनल को? फेडरल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करती है। किस सेक्शन के तहत? 130 जो सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का,
इसके मुताबिक हमने एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को स्टैब्लिश किया है। अब सवाल क्या पैदा होता है कि इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोड है, क्या है, कोड ऑफ लॉ है टैक्स के मैटर्स के हवाले से, तो इसके अंदर जो भी अथॉरिटीज काम कर रही हैं उन अथॉरिटीज को अपॉइंट कौन करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट मींस स्टैब्लिश्ड, इसको फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, तो इसकी अपॉइंटमेंट्स भी कौन करेगा भाई, आपने खुद ही बोल दिया सर, जब स्टैब्लिश फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी अपॉइंटमेंट्स भी कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट इसकी अपॉइंटमेंट्स करेगी। बात समझ आ गई सबको? तो हम अगर अपॉइंटमेंट्स की तरफ चलें तो फेडरल गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है, इसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है, फेडरल गवर्नमेंट। मींस एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब को अपॉइंट कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। His appointment is made under the provisions of income tax order। जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो भी लोग हैं, अथॉरिटीज जो भी काम करेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट किसके तहत होगी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अकॉर्डिंगली उसकी अपॉइंटमेंट होगी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है, याद रखिएगा ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। ये क्या मानी जाती है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट मानी जाती है। किस लिए, किस हवाले से, जितने भी टैक्स के मैटर्स हैं, इन मैटर्स के अंदर सबसे जो बड़ी अदालत है उसका नाम एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है। ये भी आप एक एमसीक्यूज में आ सकता है कि ये बताएं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कौन सी कोर्ट है, तो आप कहेंगे सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जितने भी टैक्स के मैटर्स हैं सबसे हाईएस्ट कोर्ट, जैसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इसी तरह टैक्स के मैटर्स के हवाले से सबसे जो बड़ी अदालत है वो कौन सी है, एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। बात समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है रेगुलेशंस। ठीक है, ये चलाएंगे कैसे, इसको वर्किंग कैसे होती है, रेगुलेट कैसे होती है। तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के बारे में बता, द फॉलोइंग टू रेगुलेशंस रेगुलेट द वर्किंग ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल। एक एपलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं कुछ जो कि लिखे हुए हैं एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू रूल्स 2010। इसमें एपलेट ट्रिब्यूनल कैसे काम करेगी उसके तमाम रूल्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, लिहाजा जो भी वर्किंग होती है एपलेट ट्रिब्यूनल की वो इसके मुताबिक होती है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है। इन दोनों को सामने रखते हुए एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू अपनी वर्किंग करती है। ये दो उसके पास मेन चीजें हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल के कोर्ट है। अब कोर्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट होता है, तो हम जो है केस ले जाते हैं अदालत में, ऐसा ही होता है। तो ये भी क्या है, एक अदालत है, तो लिहाजा इसके अंदर भी क्या होगा, दो पार्टीज आपस में क्या करती हैं, जब उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है, तो वो अपनी अपील करती हैं किसके अंदर, इस कोर्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा यहां ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखें, जब भी देखें दो किस्म की पार्टीज है हमारे पास, एक है टैक्स पेयर और दूसरा होता है हमारे पास टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स पेयर टैक्स देने वाला, टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स वसूल कर रहा है टैक्स डिपार्टमेंट, एफबीआर या जो भी। होता ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले टैक्स पेयर को ये कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल आप पे इस साल है जी टैक्स 1 लाख रुपए टैक्स है आप पे, ठीक है, ये इन्होंने बोला इसको।
अब ये टैक्स पेयर कहता है नहीं जी मैंने तो अपनी कैलकुलेशन की है, मेरे मुताबिक 1 लाख टैक्स नहीं बनता, मेरे मुताबिक टैक्स बनता है 80,000, 80K। अब दोनों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, झगड़ा पैदा हो गया। तो होता यह है कि जब भी झगड़ा होगा आप कहीं ना कहीं जाके अपील करेंगे ना, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो अपील होती है ना वो किसके पास होती है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, इसका नाम होता है ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। ये वो बंदा होता है जो अपील सुनता है सबसे पहले। जब भी टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर के दरमियान जो भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले जो अपील की जाएगी वो इसको की जाएगी। अब इसका जो भी डिसीजन होगा अगर तो दोनों सेटिस्फाई हो गए तो मामला खत्म। अगर आप इसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर अगेन आप अपील करेंगे ना। तो नेक्स्ट अपील जो आप करेंगे वो किसके अंदर करेंगे? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो यहां से हमें एक बात समझ आ गई। आप पूछेंगे सर क्या? तो बात ये कि डायरेक्टली आप एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में नहीं जा सकते। आप डायरेक्ट अपील करेंगे ना तो वो आपको वापस भेज देंगे। वो कहेंगे पहले जाओ ना कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, उसको अपना केस फाइल करो। वो सुनेगा आपका केस और वो जो फैसला करेगा, अगर दोनों पार्टीज राजी होती हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जैसे हर जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में पहले थोड़ी जाती है, सबसे पहले जो हमारे पास लोकल जो है कोर्ट्स हैं उसमें जाती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है। ठीक है, तो इसी तरह सबसे पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास जाएंगी एप्लीकेशन, अपील जाएंगी। उसका फैसला हुआ तो ओके, नहीं तो आप अगर उसकी डिसीजन को आप फॉलो नहीं कर रहे, आप कहते हैं नहीं जी हमें ये डिसीजन कबूल नहीं है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अपनी अपील किसको फाइल कर सकते हैं? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, क्योंकि उसके बड़ी अदालत आ गई। बात समझ आ गई? अब देखें अदालत है ना, अदालत में कौन लोग काम करते हैं? और ऑब्वियसली ये अदालत है टैक्स के मैटर्स, तो लिहाजा यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जजेस का होना जरूरी है, फिर दूसरी चीज वो लोग भी जरूरी हैं जिनको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी आती हो, क्योंकि टैक्स का मैटर है जो उसमें इनकम कैलकुलेट होती है, उसमें एक्सपेंसेस कैलकुलेट होते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू होता है उसके अंदर क्या चाहिए? हमें जुडिशियल मेंबर्स चाहिए, जुडिशियल मेंबर्स चाहिए, जज चाहिए जो केसेस सुने, और कुछ लोग चाहिए जिनको अकाउंट्स भी का पता हो, वो भी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जुडिशियल अथॉरिटी। आपको पता मैंने अभी बता दिया, जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पे फैसले होते हैं अपीलों के अगेंस्ट, मींस ये कोर्ट ऑफ लॉ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अपील सुनी जाती हैं। तो वो कहता है एपलेट ट्रिब्यूनल इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल है इनलैंड रेवेन्यू, ये सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी है। किस हवाले से? इनकम टैक्स की। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो कौन सी है? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। और द बेसिक फंक्शन ऑफ ट्राइब्यूनल, इस कोर्ट का जो सबसे बड़ा बेसिक मेन फंक्शन है, मेन काम क्या है? अपीलों को सुनना। वो अपीलें जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स की डिसीजन की लोगों को पसंद नहीं आई और वो दोबारा अपील करना चाहते हैं, उन अपीलों को सुनना किसका काम है? इस एपलेट ट्रिब्यूनल का। तो आगे भी यही लिखा होगा, द बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल आर टू हेयर अपील अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ कमिश्नर अपील। तो कमिश्नर अपील ने जो डिसीजन किए हैं
उसके अगेंस्ट आप अगेन अपील करना चाहते हैं, तो वो आप कहां अपील करेंगे? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ कौन सी है? फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ क्या है? कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील जो है, ये जो कमिश्नर अपील है जिसको आपने सबसे पहले, इसका मतलब ये फर्स्ट है। फर्स्ट कोर्ट कौन सी है? ये। जब आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर सेकंड किधर जाते हैं? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू में। तो सेकंड मैंने हेडिंग भी यही दी है कि सेकंड कोर्ट ऑफ अपील, कि अपील की जो सेकंड कोर्ट है वो कौन सी है भाई? एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इज सेकंड कोर्ट ऑफ अपील, कि जो एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है ये सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है। फर्स्ट होता क्या है? एग्रीव पार्टी अपील्स टू कमिश्नर अपील। मैंने ये पहले आपको प्रोसीजर बता दिया कि जिस पार्टी को कोई प्रॉब्लम है, जो ये समझता है कि नहीं जी हमारा टैक्स सही नहीं है, तो वो सबसे पहले किसको अपील करता है? कमिश्नर अपील्स को करेगा फॉर एनी टैक्स डिस्प्यूट। तो उसके पास जाएंगे, डिसीजन आ गया तो मामला खत्म। इफ, आगे क्या है? इफ आइदर पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है विद द डिसीजन ऑफ कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील के डिसीजन से कोई पार्टी अगर राजी नहीं है, देन फिर क्या होगा? देन ही मूव्स टू एपलेट ट्रिब्यूनल। तो फिर उसको कहां मूव करना है? अपने आप को एपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ मूव कर देना है। उससे पहले वो एपलेट ट्रिब्यूनल की तरफ मूव नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता। सेकंड कोर्ट ऑफ लॉ है। फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ क्या है? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। बात समझ आ गई? अब हम चलते हैं जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोर्ट है, इसमें भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी कुछ हिरार्की होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वर्किंग है, उसको एक्सप्लेन करते हैं एक चार्ट से कि इसकी फंक्शंस कैसे हैं। सबसे पहले इसका एक आता है चेयरपर्सन, फिर आते हैं इसके नीचे मेंबर्स, और एक होता है रजिस्ट्रार। ऑब्वियसली कोर्ट है ना, तो वहां रजिस्ट्रार की जरूरत होगी। अब रजिस्ट्रार क्या करता है? बेसिकली रजिस्ट्रार का काम क्या होता है? अपील जो है उसको टेकअप करना, ठीक है, डेट्स, जितनी भी डेट्स हैं वो फिक्स करना जिसने भी अपील की है, ठीक है, और फॉलो अप करना। ये सारा काम रजिस्ट्रार का होता है। इसके लिए एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी होता है। चेयरपर्सन के नीचे डायरेक्टली काम कर रहा होता है रजिस्ट्रार। और ये जो चेयरपर्सन होता है, इस चेयरपर्सन को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कौन अपॉइंट करती है? फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट करती है किसको? चेयरपर्सन को। अब चेयरपर्सन की जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स कौन कौन से हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, एक है जुडिशियल मेंबर्स और एक है अकाउंट मेंबर्स। मैंने आपको ये बता दिया पहले ही कि ऑब्वियसली कोर्ट है, तो कोर्ट के अंदर कुछ हमें चाहिए वो लोग जो जज हों, और कुछ ऐसे चाहिए जो अकाउंट्स वगैरह जानते हों। तो दो किस्म के मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ऑब्वियसली आप कोर्ट हैं, तो कोर्ट के अंदर आपको कोई रजिस्ट्रार चाहिए, ठीक है, जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखेगा। तो एक चेयरपर्सन होगा, उसके नीचे दो मेंबर्स होंगे जिनको जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंट मेंबर्स बोलेंगे, और साथ में रजिस्ट्रार होगा जिसकी असिस्टेंस कौन कर रहा होगा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार होता है ये बेसिकली नॉर्मली ये इस्लामाबाद के अंदर है इसका ऑफिस, ठीक है, और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं ये डिफरेंट इलाकों के अंदर हैं, कराची में भी बैठे हुए हैं, ठीक है, और पेशावर में भी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अकाउंट मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स जो होते हैं, अब ये मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये नंबर ऑफ कुछ लोग होंगे ना, अब नंबर ऑफ पर्सन होंगे कोई, ठीक है। अब कितने जज होने चाहिए, कितने अकाउंट्स के मेंबर्स होने चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू जितने उनको चाहिए उस वक्त, या जितने नंबर ऑफ केसेस हैं, ये डिपेंड करता है चेयरमैन पे, कितने उसको चाहिए उतने बंदे रखो, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टडी करते हैं। चेयरपर्सन के बारे में क्या बात है, मैंने आपको बता दिया। चेयरपर्सन, द फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल।
ट्राइब्यूनल का मतलब ये है कि वो जो जजेस हैं, जजेस, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है, वो मैंने सिंपल अल्फाज में या कोर्ट ऑफ लॉ जो है, या वो जो जहां पे बेंच में जजेस बैठते हैं, ठीक है, अदालत, वो अदालत जहां पे जज बैठते हैं, वो है ट्राइब्यूनल। तो उसमें से किसी भी एक पर्सन को फेडरल गवर्नमेंट एज अ चेयर पर्सन लगा देगी ताकि प्रॉपर फंक्शन हो सके किसका, एपलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड ट्रिब्यूनल का। इसका मतलब ये है जजेस में से ही किसी एक बंदे को चेयर पर्सन लगा देंगे, ठीक है। अब मेंबर्स पे आ जाए। मैंने आपको कहा मेंबर्स दो तरह के होंगे, एक होंगे जुडिशियल और एक होंगे अकाउंट मेंबर, ठीक है। और इनको भी अपॉइंट कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। जुडिशियल मेंबर्स ऑब्वियसली कोई जज वगैरह होंगे या जो जज बन सकते हैं वो होंगे। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, जुडिशियल मेंबर ही इज और हैज बीन डिस्ट्रिक्ट जज। पहली शर्त क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए और वो उसने क्वालिफाई किया हो जज ऑफ हाई कोर्ट, कि वो क्वालिफाई करता हो कि उसको हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। एक राइट नाउ वो डिस्ट्रिक्ट जज है, लेकिन वो क्वालिफाई कर चुका है कि उसको क्या, किसका जज बना दिया जाए, हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। तो ऐसे बंदे को, ऐसे जज को हम एज अ जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। एक और भी सिचुएशन हो सकती है, he is or has been advocate of high court, वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो और उसने जज जो हाई कोर्ट का होता है उसके लिए अपने आप का जो टेस्ट होता है या जो भी क्वालिफिकेशन है उसको उसने क्वालिफाई किया हो, उस बंदे ने, उस वकील ने। तो he has been advocate of high court, वो हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, और उसने जज बनने के लिए हाई कोर्ट के जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी टेस्ट वगैरह है, वो क्वालिफाई किए हों। तो ऐसे बंदे को भी एज अ जुडिशियल मेंबर आप अपॉइंट कर सकते हैं। या कोई भी इन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मींस एफबीआर का कोई भी बंदा जिसका जो 20वें या उससे अबव स्केल का हो और वो लॉ ग्रेजुएट हो, उसने को कानून की डिग्री हासिल की हो, मींस एलएलबी किया हो उसने, और वो 20वें स्केल या 20वें से ऊपर का हो, तो उसको भी हम एज अ जुडिशियल मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब अकाउंट मेंबर्स पे आ जाते हैं। अकाउंट मेंबर्स जो होगा उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ही मे बी एन ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप इक्विवेलेंट टू चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इन रैंक। वो कहता है कि कोई भी बंदा एज अकाउंट मेंबर काम कर सकता है अगर वो इक्विवेलेंट है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के रैंक के बराबर। कोई भी ऑफिसर जो कि इनकम टैक्स में किसके बराबर हो, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के रैंक के बराबर का ऑफिसर कोई है इनकम टैक्स ग्रुप के अंदर, तो उसको भी हम एज अकाउंट मेंबर बना सकते हैं। फिर उसने ये कहा कि कोई भी ऐसा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील जिसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो कलेक्शन का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस टैक्स की कलेक्शन का हो, ऐसे बंदे को भी हम अकाउंट मेंबर बना सकते हैं, हालांकि वो है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस मौजूद है कलेक्शन का। या फिर ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 10 या 10 साल से ज्यादा हो, मींस कोई भी बंदा जिसने सीए किया हो और 10 या 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो, उसको भी हम बना सकते हैं क्या, अकाउंट मेंबर। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास बेसिकली अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि चेयरपर्सन के अंदर मेंबर्स हैं, मेंबर्स दो किस्म के हैं, जुडिशियल और अकाउंट मेंबर्स। जुडिशियल मेंबर्स जज वगैरह हैं, अकाउंट मेंबर्स वो लोग जो अकाउंट्स का काम करेंगे। तो इनकी क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी कि कौन बन सकता है जुडिशियल मेंबर, कौन बन सकता है अकाउंट मेंबर। बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स अपॉइंट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ हमारे पास अकाउंट मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई फिक्स लिमिट नहीं है, नो फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स। फेडरल गवर्नमेंट को जितना लगता है कि यार इतने हमें चाहिए, काम बहुत फंसा हुआ है, तो ज्यादा अपॉइंट कर लें, कम है तो कम कर लें, ज्यादा है तो ज्यादा कर लें। बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो होता है उसका क्या काम है। अब रजिस्ट्रार जो होता है वो फुल टाइम होता है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी फुल टाइम होता है। इनका काम क्या होता है मैंने ऊपर बता दिया। ये अपील्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। किसकी अपील्स को, टैक्स के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिसीव करते हैं।
ठीक है। फुल टाइम रजिस्ट्रार जो होता है वो बेसिकली सब ऑर्डिनेट होता है चेयरपर्सन का। मैं ऊपर बता चुका हूँ, चेयरपर्सन के नीचे जो है वो काम कर रहा होता है कौन, रजिस्ट्रार। वो क्या कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जितने भी होते हैं उनको ले देख रहा होता है, कोर्ट के, ट्राइब्यूनल के। और इसके साथ इसका और फंक्शन क्या है कि जितनी भी अपील्स हैं उसको एंटरटेन करना, उनकी डेट्स को फिक्स करना और उनकी हियरिंग रखना। ठीक है, ये सारे काम इसके होते हैं। और इसका जो ऑफिस है वो कहाँ होता है, इस्लामाबाद के अंदर है। जो हमारे पास सब ऑर्डिनेट्स हैं इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिनको बोला जा रहा है, वो कराची में भी हैं, पेशावर में भी हैं और भी। बात समझ आ गई? तो ये बहुत आसान है इस चीज के बारे में। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शंस ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये काम कैसे करता है, इसमें कैसे केसेस सुने जाते हैं। तो फंक्शंस ऑफ, सबसे पहले देखें कोई भी केस आएगा तो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जो भी चेयरपर्सन है, चेयरमैन होता है, वो उसमें क्या बनाता है, बेंच। अब बेंच से मुराद ये है कि जजेस जो सुनेंगे वो कितने होंगे। ठीक है, नॉर्मली 2 होते हैं। ठीक है, बेंच जो होगा उसमें 2 जजेस हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है चेयरपर्सन पे। ठीक है, क्योंकि चेयरपर्सन भी एक जज ही है। ठीक है, कि वो कोई भी डिस्प्यूट आया है, अपील आई है, उसके अगेंस्ट एक बेंच बना देगा। वो बेंच उस अपील को सुनेगा और अपना डिसीजन देगा जो कि फाइनल होगा डिसीजन। बात समझ आ गई? अब यहां हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई भी बेंच बना जिसमें 2 मेंबर हैं, मतलब 2 जज हैं, एक ने कहा नहीं जी डिसीजन, एक का डिसीजन जो है और दूसरे का डिसीजन, दोनों के डिसीजन में डिफरेंस है। ठीक है, एक कहता है नहीं जी यही टैक्स ठीक है, दूसरा कहता है नहीं ये टैक्स ठीक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इनकम टैक्स ने लगाया था टैक्स 1 लाख और बंदा कहता था मेरा टैक्स है 80,000, 80,000। एक जज कहता है ये ठीक है, दूसरा जज कहता है नहीं ये ठीक है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो हम किसके पास जाएगा, मामला जाएगा चेयरपर्सन के पास। अब उस पर डिपेंड करता है वो क्या फैसला, वो हो सकता है एक और बेंच बना दे जिसमें 3 बंदे हो, तो 2-1 का फैसला आ जाएगा। ठीक है, तो वो मामला हल हो जाएगा। इसी तरह 4-4 में भी ऐसा हो सकता है कि 4 बंदे थे, 2 है ना, तो दोनों में से एक का ये फैसला है। अगर 4 हो और 2-2 का रिजल्ट आ जाए तो भी फैसला फिर चेयरमैन के पास चला जाएगा और वो हो सकता है 5वां जज डाल और फिर अगेन से वो अपील सुनी जाए और 3-2 से वो उसका रिजल्ट आ जाए और मामला खत्म हो जाए। बात समझ आ गई? तो इस तरह बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस कैसे बनते हैं। तो वो कह रहा है द चेयरपर्सन ऑफ द ट्राइब्यूनल में कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हेयर द अपील। वो क्या करता है, बनाता है बेंचेस की अपील्स को वो सुने अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील। मींस कमिश्नर लैंड रेवेन्यू अपील्स का जो डिसीजन था उसके अगेंस्ट जो बेंचेस बनते हैं, क्योंकि अपील हुई है ना अगेंस्ट किसके, कमिश्नर लैंड रेवेन्यू ने डिसीजन दिया था वो नहीं मान रहे, उसके अगेंस्ट अपील हो गई, तो उस अपील को सुनना है, उसके लिए बेंच बनाने हैं। और वो कौन बना रहा है, चेयरपर्सन। अ बेंच नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर्स, नॉर्मली 2 बंदे होते हैं उसमें। हाउएवर द चेयरपर्सन में आल्सो कॉन्स्टिट्यूट लार्जर बेंच, वो 2 से ज्यादा भी बना सकता है जिसको हम लार्जर बेंच कहते हैं। अ बेंच यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इक्वल मेंबर्स ऑफ जुडिशियल एंड अकाउंट मेंबर्स। अब बेंच में होता यह है कि अकाउंट मेंबर्स भी होते हैं और जुडिशियल मेंबर, क्योंकि टैक्स का मैटर है ना, तो खाली जज तो नहीं कर सकता ना, अकाउंट मेंबर्स भी चाहिए, तो दोनों किस्म के मेंबर्स होते हैं। और वो कहता है इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, बट इन सर्टन केसेस द नंबर ऑफ वन टाइप ऑफ मेंबर्स में एक्सीड द अदर टाइप ऑफ वन। वो भी सकता, ऐसा भी हो सकता है कि एक ज्यादा हो जाए और एक के कम हो सकता है, जुडिशियल 2 हो, एक अकाउंट मेंबर हो। ये केस टू केस डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है केस कैसा है, कि अकाउंट मेंबर ज्यादा भी हो सकते हैं और जुडिशियल कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, और चेयरपर्सन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चेयरपर्सन इज आल्सो एम्पावर्ड, चेयरपर्सन के पास ये भी पावर मौजूद है टू कॉन्स्टिट्यूट एज मेनी एज बेंचेस एज ही मे डीम नेसेसरी टू हेयर द केसेस। उस पर डिपेंड करता है वो जितने मर्जी बेंचेस बनाए। एक बेंच ने बनाया, फैसला दिया, फिर नहीं आया, एक और बेंच बना दिया, डिपेंड करता है, बेंच तोड़े जोड़े फिर बना दे, ये चेयरमैन पे डिपेंड करता है, उसके पास पावर है। फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज द चेयरपर्सन और मे वन मेंबर ऑफ द ट्राइब्यूनल टू अलोन हियर और डिसाइड द केस। अच्छा, अकेला जो अगर सुनना है तो फिर चेयरपर्सन सुनेगा,
अगर चेयरपर्सन नहीं सुन रहा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज कर सकती है चेयरपर्सन या किसी और मेंबर को कि अकेला भी कोई केस बंदा सुन सकता है। नॉर्मली अकेला सुना नहीं जाता, 2 बंदे होते हैं या फिर उसमें ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन अकेला भी सुना जा सकता है। ठीक है, अब डिसीजन जो होता है इसका क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू है, इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ लार्ज बेंचेस के केस में क्या होता है डिसीजन के बारे में। इफ मेंबर्स ऑफ bench differ in opinion on any point, the majority decision is accepted, but if members are equally divided, the point in dispute is referred to the chairperson of the tribunal। मैं आपको बता चुका हूं कि लार्जर बेंच में होता क्या है कि बेंच में जिस तरफ ज्यादा लोग होंगे, डिफर ज्यादा कर रहे होंगे, ओपिनियन जिस तरफ ज्यादा होगा वो वाला, जैसे तीन मेंबर्स हैं, 2 डिफर कर रहे हैं, एक कहते हैं नहीं ठीक है, तो जिस तरफ ज्यादा तादाद होगी वो वाला डिसीजन माना जाएगा। लेकिन उसने कहा अगर इक्वल डिवाइड हो गया किसी पॉइंट में, तो फिर वो जो भी इश्यू है वो कहां रेफर हो जाएगा, चेयरपर्सन को। इन सच केसेस ही अपॉइंट्स 1 or more अदर मेंबर्स टू ट्राइब्यूनल टू हियर द डिस्प्यूटेड पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे सारों में टाई आ गई है, तो फिर उसने चेयरपर्सन को केस चला जाएगा, तो चेयरपर्सन अगेन कोई बंदा उसमें ऐड कर देगा और फिर उस पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट को देखा जाएगा और फिर उस पर फैसला होगा, जो भी, क्योंकि लार्जर बेंच हो जाएगा मजीद। ठीक है, द केस इज देन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स। वही बात है, जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वही फैसला होगा। ठीक है, फाइनल फैक्ट अथॉरिटी जो है वो आप कौन सी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। मैंने आपको कहा था फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है कि इसका जो डिसीजन होता है फाइनल होता है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? हाँ, हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जिसको ये लगता हो कि यार ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा ऐसा है कि यार इस पे हम जो है ना अगर हाई कोर्ट से अगर हम जो है वो मदद ले लें, तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो है ना वो सवाबदीद है। अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि नहीं यार ये हम फैसला जो है ना हाई कोर्ट भेज देते हैं, तो वो भेज सकते हैं। अदरवाइज जो इन्होंने फैसला कर दिया वो फाइनल है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। तो इसकी जो प्रोसीजर है, अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू जो है उसके पास ये पावर्स मौजूद हैं कि वो अपने खुद जो है वो बेंचेस खुद बनाएगा, उसके वो प्रोसीजर खुद करेगा। इसमें कोई बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी बेंचेस बनाने हैं, कौन बैठेगा, कौन जज जो है वो किस बेंच के अंदर शामिल होगा, कौन नहीं होगा, ये सब इसकी अपने इख्तियारात हैं, कोई इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। बात समझ आ गई? उम्मीद करता हूं ये आपको लेक्चर समझ आया होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और काइंडली मेरे चैनल को कॉमर्स गट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।